इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। जो धुरंधर मूवी बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी है एंड इस टाइम पर ये मूवी सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। इस मूवी के लीड कास्ट की बात करें तो इस मूवी में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे काफी बड़े एक्टर्स हैं। और दोस्तों इन सब के भी ऊपर इस पूरी मूवी को पूरा देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये धुरंधर मूवी वाकई में एक प्योर सिनेमा है। और वो इसीलिए क्योंकि बेशक से बात करें इस मूवी की स्टोरी की, मूवी की एक्शन सीन्स की, एक्टर्स की एक्टिंग की या फिर मूवी के सीन्स को हमारे सामने प्रेजेंट करने की, ये सारी चीजें मूवी के अंदर बहुत ही शानदार है। सो इसीलिए दोस्तों अगर आप सबने अभी तक इस मूवी का थिएटर्स में नहीं देखा है तो फिर आप सबके लिए मैं आज की वीडियो में इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस कमाल की मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो दोस्तों इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर धुरंधर लिख दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप सब इस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो कभी भी मिस ना हो। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की जो स्टोरी है वो मेनली साल 1999 और साल 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सबको इंडिया की हिस्ट्री पता हो तो आप ये जानते होंगे कि साल 1999 और साल 2001 इन दोनों सालों में इंडिया के ऊपर काफी बड़े अटैक्स हुए थे, जिनमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और दोस्तों इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाया था जिन्हें पाकिस्तान कंट्री का बैकअप था। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया था, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्रीज का काफी ज्यादा सपोर्ट था, स्पेशली यूएसए और गल्फ कंट्रीज का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर को। और दोस्तों इस पूरी मूवी के अंदर हम इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। सो अगर आप सभी को इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो फिर चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसे अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं उन सबको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। एंड उनकी डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथी टेररिस्टों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा होता है और ये हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल, उस टाइम के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सबके सब उनके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर सिविलियंस को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम ये देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं एंड फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि सही टाइम पर वहाँ पर अजय सन्याल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस एंड यूएस के सामने उठाते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में हेल्प मिलती है, ना ही यूएसए हेल्प करता है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर बाकी सारी बड़ी कंट्रीज इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर जा चुका था और अब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी सारे लोग मिलकर एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ
एक ही तरीका है, एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। अब दोस्तों ये जो मिशन धुरंधर है ये बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है वैसे ही मानो ये मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणबीर सिंह को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रणबीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो कि मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। अब दोस्तों इस मिशन के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि रणबीर सिंह जो कि इंडिया का एजेंट है उसका नाम रखा जाता है हमजा अली, और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और उसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है। अब दोस्तों अगर आप सभी बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान बेसिकली वो रीजन है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है, जैसे कि आप सब इस टाइम पर अपने सामने मैप पर देख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में बॉर्डर्स की वजह से ये बलूचिस्तान एरिया इन तीनों देशों में आपस में बढ़ चुका है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बलूचिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनसे पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। इवन बलूचिस्तान का जो पार्ट पाकिस्तान में भी आता है उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग काफी नफरत करते हैं, और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफी सारे रेबल्स हैं जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आजाद करने की कोशिश करती है, जिसके रिस्पॉन्स में बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई रहती है। और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते ही रहते हैं। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी इसीलिए बताई है क्योंकि रणबीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलूच रेबल बनकर अंदर आया है, एंड मूवी में उसकी बलूच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब दोस्तों रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है वैसे वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है, और कराची के अंदर भी वो सीधा लियारी में आता है। अब दोस्तों ये जो लियारी है ये कराची के अंदर एक काफी पॉपुलर टाउन है, और अब क्योंकि ये लियारी टाउन मूवी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए आप इस टाउन के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर आता है वैसे वो वहाँ पर एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा था, और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे, और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन वो इंडिया तक पहुँचाते थे। लेकिन अब ये सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर जब हमजा इस दूसरे एजेंट से मिलता है यानी कि जो कि पाकिस्तान में यहाँ पर जूस की दुकान चला रहा है, तब उससे मिलने के बाद वो हमजा की हेल्प करता है, और उसने बेसिकली सालों से इस पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जाना है वो सारी बातें हमजा को बताता है। वो हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लियारी टाउन को इसीलिए चुना है क्योंकि ये पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है, और इसीलिए जो इस पूरे लियारी को रूल करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है, और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है, एंड इसीलिए लियारी पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। ये एजेंट रणबीर सिंह को यानी कि हमजा को ये बताता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन है, जिन तीनों डॉन के नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलूच भी कहा जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि तीसरा डॉन यानी कि रहमान बलूच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है, और इसीलिए रहमान बलूच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हीं के हक की बात करता है। बाकी दोस्तों जो रहमान बलूच है जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज बेटा है, लेकिन बड़े होकर जैसे रहमान डकैत को ये पता लगा कि बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है वैसे ही उसने अपनी मदर को जान से मार दिया। बाकी दोस्तों इस पूरी लियारी टाउन के अंदर जो रहमान डकैत है वो पूरे 1/3 हिस्से को रूल करता है, और बाकी बचे हुए 2/3 हिस्सों को रूल करते हैं बाबू डकैत और अरशद पप्पू। और रहमान डकैत से निपटने के लिए ये बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ लियारी के अंदर हमजा का ये प्लान होता है कि अब क्योंकि वो एक बलूच बनकर आया है इसीलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा, और गैंग में घुसने के लिए उसे बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19-20 साल का है, और ये जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा है इसके दोस्त की कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है, और अब क्योंकि शादी में रहमान डकैत का बेटा शामिल होने वाला है इसीलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत का ये प्लान है कि वो अपने आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को जान से मार देंगे। अब इंडिया के एजेंट्स इस बारे में सबको जान जाते हैं, और इसीलिए उन्हें पता होता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा जाएगा, और फिर इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये प्लान करते हैं कि वो लोग उसी फायरिंग के अंदर रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ये चीज दिखाकर रहमान डकैत के सामने हीरो बन जाएंगे। यानी कि ऐसा करके वो लोग रहमान डकैत का भरोसा जीत लेंगे
जाएंगे और उसकी गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट्स उस शादी के अंदर वेटर का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकान को वहाँ पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। और फिर इसीलिए उसके कुछ टाइम बाद ही रहमान डकैत के बेटे की एंट्री होती है। लेकिन हमजा और बाकी एजेंट्स ये देखते हैं कि वहाँ पर रहमान डकैत का बेटा अकेला नहीं आया, बल्कि वो वहाँ पर अपने छोटे भाई को भी लाया होता है। और इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब जो फायरिंग होने वाली है उसमें दोनों बेटों को कैसे बचाया जाए। हालांकि उनके इतना सोचते ही वहाँ पर कई सारे गनमैन आते हैं जो कि एक्चुअल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं, और वो पूरी शादी के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेते हैं। लेकिन तब भी एट द एंड वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब ये देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था। क्योंकि उनका तो प्लान यही था कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर जब हमला हो तब वो लोग उसे हमले से बचा ले और रहमान डकैत के सामने भरोसा जीत ले। लेकिन यहाँ पर वो लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी हमजा हार नहीं मानता और वो नया तरीका निकालता है। अब एक्चुअली में उसने छोटे बेटे की जान तो बचाई होती ही है, और अब इसीलिए वो छोटे बेटे के सामने ये तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की लाश को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, एंड डॉक्टर उसके सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो लोग इसका इलाज कर दें। लेकिन एज ऑफ कोर्स उसकी जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे वो अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है, और हॉस्पिटल आकर वो सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद ही उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी समझाते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की कोशिश की, और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर भी आया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफी रोता है। लेकिन फिर उसके बाद वो हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा पैसा लेने से मना करता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है, और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वो देखकर हमजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और इसीलिए वो भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों, हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे उसने रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था। साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को ये भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है, एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब यहीं पर ही रहमान डकैत ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन दोस्तों, रहमान डकैत कुछ करता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लियारी टाउन का पॉलिटिशियन आता है, और ये पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का MP MLA टाइप का होता है, और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लियारी टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। ये यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है, और उसके साथ ही वो रहमान डकैत को ये भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शंस बहुत पास आने वाले हैं, इसलिए अभी वो कोई भी कदम न उठाए और बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक न करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शंस में वो हार सकता है, और अगर इलेक्शंस में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफी नुकसान होगा। अब दोस्तों, ये बात बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन फिर इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज अपने आप में ही जलने लगता है, और वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसे एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को बिठाता है, जिसमें हमजा भी शामिल होता है, और फिर वो उन सबसे कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उसे रोकने के लिए कहते हैं, और वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शंस होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोग इस टाइम पर कुछ भी करते हैं तो इलेक्शंस में उनकी हार हो सकती है, यानी उनके नेता की हार हो सकती है, जिस वजह से न सिर्फ उनका सपोर्ट छिनेगा बल्कि उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है, और वो रहमान डकैत से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। असल में बाबू डकैत ने इस टाइम पर जो भी कुछ किया है वो उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शंस के ठीक पहले आपके बेटे की जान ली है, ताकि आप ये सोच कर बैठ जाएं कि इलेक्शंस आने वाले हैं और आप उस पर हमला न करें। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर वो बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात इलेक्शंस को जीतने की, तो अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शंस तो आप वैसे भी हार जाएंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर और आपको इस तरह इलेक्शंस तक चुप बिठाकर उसने साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफी ज्यादा पावरफुल है, और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत
को इसी टाइम पर खत्म करना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारी के अंदर ये मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसलिए वो प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उन सबको खत्म करेगा। अब ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट करते हैं एंड फिर एक ही बार में वो सारे के सारे आदमियों को खत्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा, रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कजन भी होता है जिसका नाम उजैर होता है, वो सब मिलकर उसे खत्म करते हैं, जिसमें कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर जान से मार देता है और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। अब इसके बाद ही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम ये देखते हैं और उस पूरे इलेक्शंस के अंदर इस पॉलिटिशियन की, जिसका नाम जमील जमाली है, वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम पर पब्लिक को देखकर वो ये समझ जाता है कि लियारी की जितनी भी जनता है वो उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और इसीलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब दोस्तों, रहमान डकैत इस टाइम पर काफी ऊपर आ चुका था क्योंकि उसे अपने दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया था। वो पूरे लिहारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता था। इसके साथ ही रही बात हमजा की, तो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था। लेकिन हमजा जो कि अपने मिशन पर था, उसे हम ये देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन जमील जमाली के इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वो धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस कर लेता है क्योंकि हमजा ये जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की जो बेटी है वो उसके मिशन में उसके काफी काम आ सकती है। अब दोस्तों, इन सब के बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए जो अब तक जमील जमाली को सपोर्ट किया करते थे, वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं क्योंकि अब पूरे लिहारी के अंदर रहमान डकैत से ज्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं है, पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसी जमील जमाली को ये बात पता लगती है वैसी उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है और वो कुछ भी करके रहमान डकैत को दबाने की कोशिश में लग जाता है। अब इसके बाद ही रहमान डकैत और इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों बड़े बिजनेसमैन भाई हैं जिन्हें कहा जाता है खन्नानी ब्रदर्स। ये दोनों एक्चुअली में पाकिस्तान में काफी उल्टे सीधे काम करते हैं और इन तरीकों से काफी पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना और फेक इंडियन नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करना। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच ही हम ये भी नोटिस करते रहते हैं कि जो रणवीर सिंह है यानी कि हमजा, वो अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया भी पहुंचाता है और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी ये मिली होती है कि पाकिस्तान के दोनों बिजनेसमैन भाई यानी कि खन्नानी ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 1000 के नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करते हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करके इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत, हमजा, उजैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर खन्नानी ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहाँ पर खन्नानी ब्रदर्स उसे मिलवाते हैं ISI के हेड से। ये एक्चुअली में ISI का एक बहुत ही बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। और दोस्तों, इस मेजर इकबाल को मूवी के अंदर प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने एंड सही बताऊं तो मूवी में इनकी एक्टिंग मुझे सबसे आइकॉनिक लगी। ये ISI का मेजर इकबाल यहाँ पर रहमान डकैत से मीटिंग करता है एंड वो उससे कहता है कि उसे रहमान डकैत से बहुत सारे वेपन्स चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसे वो सारे वेपन्स चाहिए जो कि रशिया और अमेरिका बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका ये प्लान है कि वो रशियन और अमेरिकन मेड्स वेपन्स को लेगा, उन वेपन्स को अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप्स को देगा और उन टेररिस्टों के जरिए इंडिया के अंदर टेरर को बढ़ावा देगा, जैसे कि सिविलियंस को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट करना और इस तरह के बाकी सारे काम। अब दोस्तों, इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को ये पता होता है कि इस तरह के सारे रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स जो हैं वो उन सबको बलूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स का एक्सेस है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि ISI और बलूचिस्तान के रेबल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है और वो आए दिन बलूच रेबल्स को मारते रहते हैं, इसलिए ISI डायरेक्टली उनसे डील नहीं कर सकता और इसीलिए ISI का मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान डकैत उनके लिए बलूच रेबल से डील करे और वो सारे वेपन्स लाकर उन्हें दे, बदले में वो जितना पैसा बोलेंगे वो उन्हें देने को राजी हैं। और दोस्तों, रहमान डकैत भी इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत खुद ही एक बलूच था, वो अपनी गैंग में बलूचों को रखता था और साथ ही साथ वो बलूच रेबल्स के लिए काफी काम करता था एंड इसीलिए जितने भी बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स हैं वो सभी रहमान डकैत को एक मसीहा की तरह देखते हैं और उसे काफी सम्मान करते हैं, जिस वजह से रहमान डकैत को वो लोग वेपन्स के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अब रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद ही रहमान डकैत अपने आदमियों के साथ मिलकर सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर बलूच रेबल्स
रेबल्स के हेड से मिलता है और उनसे हथियारों के लिए डील कर लेता है। जिसके बाद वो बलूच रेबल्स का हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है। जिसके बाद बहुत सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें वो आगे चलकर सौंपने वाला है ISI के मेजर इकबाल को। हालांकि दोस्तों इसी बीच हम पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से प्लान कर चुका था कि उसे रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान डकैत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत ही जल्दी उसे उसकी कुर्सी छीनने वाली है। अब ऐसा करने के लिए वो SP चौधरी को मिलने बुलाता है और दोस्तों हमें पता लगता है कि SP चौधरी और कोई नहीं बल्कि एक्टर संजय दत्त है। हमें पता लगता है कि SP चौधरी असल में पुलिस में SP है, लेकिन 5 साल पहले जमील जमाली ने उसे सस्पेंड करवा दिया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदार था और ये अपने पूरे इलाके में गुंडागर्दी को खत्म करके रखता था। लेकिन अब क्योंकि जमील जमाली ये चाहता है कि उसके इलाके से रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी खत्म हो जाए, इसीलिए वो SP चौधरी को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि वो उसकी पोस्टिंग फिर से लियारी में कर रहा है ताकि वो रहमान डकैत को खत्म कर दे, यानी कि उसका एनकाउंटर करके ये दिखाए कि वो मारा गया। लेकिन दोस्तों SP चौधरी जमील जमाली से ऐसा करने से मना कर देता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो जमील जमाली से कहता है कि लियारी के अंदर जितनी भी पुलिस है वो पूरी की पूरी पुलिस रहमान डकैत की जेब में है। इसीलिए अगर मैं रहमान डकैत को पकड़ने या उसका एनकाउंटर करने पुलिस वालों को लेकर भी जाऊंगा तो वो मेरी पुलिस से मुझे ठुकवा देगा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे खुद की टीम दी जाए जिस टीम के बंदे मैं खुद ही चुनूंगा। साथ ही साथ लियारी में मेरा एक खुफिया ऑफिस होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अगर आप ये सब एग्री करते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए हाँ बोलता हूँ। पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी की शर्त मान जाता है और वो उसे उसकी स्पेशल टास्क फोर्स देता है, जिसकी हेल्प से SP चौधरी रहमान डकैत को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर सकता है। अब दोस्तों इन सब के बीच ही हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है, और इसीलिए जब एक दिन वो दोनों साथ बैठे होते हैं तब उस टाइम पर ही हमजा SP चौधरी की फोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन के अंदर फिर से कर दी गई है। लेकिन SP चौधरी की फोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है कि वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि ये आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। इस बात को सुनते हमजा ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गंडगोल चल रहा है, और इसीलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार वो जब भी आए तब वो उसके बारे में सारी बातें सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर ले। जो सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ बोल देती है। बाकी दोस्तों कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत ने बलूच रेबल से जो भी हथियार उठाए थे, यानी कि जो भी रशियन और अमेरिकन मेड हथियार उठाए थे, वो उन सबको ले जाकर ISI को दे देता है और ISI के मेजर इकबाल के हाथों में सौंपता है। इन हथियारों को लेकर मेजर इकबाल उन सबको ही बताता है कि असल में अब वो इन सारे हथियारों का इस्तेमाल इंडिया में करेगा, और ऐसा करने के लिए वो काफी सारे आतंकवादियों को बुलाता है और उन सारे हथियारों को उन्हें सौंप देता है। जिसके बाद वो सबके सामने ही बताता है कि अब उनका ये प्लान है कि अब वो बहुत ही जल्द सीधा पानी के रास्ते हुए इंडिया में घुसेंगे और इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े टेरर अटैक्स करेंगे, ऐसे अटैक्स जिससे इंडिया पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इन सभी के बीच बैठकर जैसी हमजा ये सारी बातें सुनता है, वैसी वो जल्दी से इंडिया के अंदर ये सारी खबरें भेज देता है। जिसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस वाले इन सारी बातों को जान तो जाते हैं, लेकिन अब हम उनकी लापरवाही कहें या फिर उनकी इनएफिशिएंसी, वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाबी रहते हैं। क्योंकि असल में दोस्तों इस टाइम पर मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक को प्लान कर रहा था वो टेरर अटैक था साल 2008 में होने वाला 26/11, और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 के अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। हालांकि दोस्तों इस टाइम पर हमजा अपना काम पूरा करता है और वो इंटेलिजेंस जल्दी से इंडिया भेज देता है, और इंडिया की सारी इंटेलिजेंस टीम को ये बात तो बता ही देता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया में काफी बड़े बड़े टेरर अटैक्स करवाने वाला है। लेकिन दोस्तों इतने में हम लिहारी सिटी के अंदर ये देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है, और वो प्लान स्टार्ट कर देता है रहमान डकैत का एनकाउंटर करने का। ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले रहमान डकैत के घर के अंदर जो नौकर होता है उसके जरिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देता है, जिसे खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है, और इसीलिए रहमान डकैत जल्दी जल्दी में अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में लेता है और बहुत ही कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है, और फिर इस तरह से वो SP चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि फिर रास्ते में SP चौधरी उसे पकड़ लेता है और वो उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। अब जाहिर है यहाँ पर SP चौधरी का यही प्लान था कि वो दिखाएगा तो यही कि वो रहमान डकैत को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जा रहा है, लेकिन रास्ते में रहमान डकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके रिस्पॉन्स में उसने रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन दोस्तों अब इसी बीच ये सारी खबर हमजा, उजैर और रहमान डकैत के बाकी साथियों को मिलती है, लेकिन खबर जानने के साथ ही हमजा को जमील जमाली की बेटी का फोन आता है, जो कि उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है कि उसने अपने फादर और SP चौधरी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमजा ये देखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, SP चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली
एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर में जान से मार दो। इस तरह से वो रास्ते से हट जाएगा। बाबू डकैत ऑलरेडी मर चुका है और फिर इसीलिए पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको तो ये पता ही होगा कि अक्सर बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि गुंडों को अपने सपोर्ट में तो रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई भी गुंडा उनके ऊपर जाए। और अब क्योंकि रहमान डकैत काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और वह जमील जमाली से ऊपर जा चुका था, इसीलिए जमील जमाली अब उसे रास्ते से हटाना चाहता है एंड अपने काम अरशद पप्पू से करवाना चाहता है। और अब इसीलिए रहमान डकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरे लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा और एसपी चौधरी जो कि रहमान डकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता है वो उसे निपटा देगा। लेकिन दोस्तों हमजा को जैसी वीडियो मिलती है वैसी वो वीडियो देखने के बाद ही जमील जमाली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है और वो उसे अपने घर में बुला के उसका फोन बंद करवा देता है ताकि वो अपने फादर से कांटेक्ट न कर पाए। एंड देन इसके बाद ही हमजा जमील जमाली को वीडियो भेजता है और वो उससे कहता है कि वो उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान डकैत की डेथ को नहीं रुकवाया तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो रहमान डकैत की डेथ को रुकवा दे। अब ये सुनकर पॉलिटिशियन जमील जमाली काफी डर जाता है और इसीलिए वो एसपी चौधरी को फोन करके कहता है कि वो रहमान डकैत के एनकाउंटर को रोक दे। लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात मानने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि वो रहमान डकैत को मार कर ही रहेगा। ये बात सुनकर जमील जमाली जल्दी से बात हमजा को बताता है और फिर इसीलिए हमजा दूसरा तरीका लगाता है एंड वो जमील जमाली से कहता है कि वो उसे एसपी चौधरी का खुफिया ऑफिस बताए। क्योंकि दोस्तों जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पता चल चुका था। वो जमील जमाली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी की खुफिया ऑफिस का पता ढूंढता है और अपने सारे आदमियों को लेकर सीधा वहाँ पहुँचता है और वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन सब के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। और फिर वो एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो फिर वो इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है और वो रहमान डकैत को हमजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन दोस्तों अब इन सब के बाद वो दिन आता है जिस दिन इंडिया में 26/11 का अटैक हुआ था, यानी कि 26 नवंबर साल 2008। और इस दिन आईएसआई वाले स्पेशली मेजर इकबाल इंडिया में अपने आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देता है और वो टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 26/11 के इस टेरर अटैक को हमजा देखता है वैसे वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी की सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन तब भी वो देखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और उसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और इसीलिए इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद वो इतने ज्यादा गुस्से में आता है कि अब वो ये ठान लेता है कि अब वो कुछ भी करके इन सबको खत्म करेगा और वो इस पूरी लियारी का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा एंड पूरे पाकिस्तान को अपने घुटने पर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों हमजा ऐसा काम बल से नहीं बल्कि अकल से ही कर सकता है। और अब इसीलिए वो सबसे पहले प्लान बनाता है रहमान डकैत को रास्ते से हटाने का एंड पूरी लियारी पर कंट्रोल करने का। अब ऐसा करने के लिए वो पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है एंड वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रहमान डकैत को रास्ते से हटाना चाहते हो और अब बात यह है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जमाली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मुझसे मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद हम लोग सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे और उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरी लियारी पर मेरा कंट्रोल होगा। और अब क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ इसीलिए मेरे जरिए तुम्हारा कंट्रोल होगा, यानी कि अगर पावर आती भी है तो वो हमारे परिवार में आएगी, यानी कि तुम्हारे हाथ में। अब पॉलिटिशियन जमील जमाली को हमजा की ये बात ठीक लगती है और इसीलिए वो उससे अपनी बेटी की शादी करवाता है, उसे अपना दामाद बनाता है एंड फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि अब वो सब लोग मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे। अब इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है एंड इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेपन्स को बहुत ही जल्दी उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अब जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेने होती है उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है और इसीलिए वो उद्घाटन करने जाता है एंड उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा, उजैर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान डकैत के साथ बहुत ही कम लोग रह जाते हैं और इसीलिए आज का ये दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और फिर इसीलिए वो एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है और रहमान को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन इतनी सारी अजीब चीजों को देखकर रहमान डकैत को डाउट हो जाता है और इसीलिए वो हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड उसके बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और वो गाड़ी कंटिन्यूसली चलाता है, जो चीज देखकर रहमान डकैत ये समझ जाता है कि वो उसे धोखा
धोखा दे रहा है और हो ना हो वो उसे मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में ही हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है एंड खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। जिसके बाद ही एसपी चौधरी एंड उसकी पूरी टास्क फोर्स की टीम वहाँ पर आती है और वो रहमान डकैत एंड उसके साथ के 1-2 आदमियों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस शूट आउट के होने के बाद भी रहमान डकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है और सीधा हमजा का पीछा करता है ताकि वो उसे मारकर अपना बदला ले सके। बाकी इधर इतने में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी की पूरी टीम मिलकर रहमान डकैत के साथियों को जान से मार देती है और फिर इसीलिए एसपी चौधरी भी रहमान डकैत के पीछे जाता है, यानी कि सबसे आगे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और रहमान डकैत के पीछे एसपी चौधरी। जिसके बाद ही जंगल में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान डकैत की भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत के बीच ही हमजा वहाँ पर आता है। जिसके बाद ही वो दोनों मिलकर रहमान डकैत पर भारी पड़ते हैं और एट द एंड एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मारता है और फिर यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत की सर की बजाय उसके गले पर वो भी साइड में गोली क्यों मारी। इसी टाइम पर एक फ्लैशबैक आता है, जिस फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि प्लानिंग के टाइम पर ही हमजा ने एसपी चौधरी से कहा था कि जब वो लोग रहमान डकैत को पकड़ लेंगे और उसे मारने वाले होंगे तब एसपी चौधरी को उसे गोली तो मारनी है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि गोली लगने के बाद भी रहमान डकैत आधे घंटे तक जिंदा रहे। और दोस्तों वो किस लिए, वो हमें आगे पता लगता है। एक्चुअली में जैसी रहमान डकैत के गले में गोली लगती है वैसे हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है और वो रहमान डकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक रिक्शा को रुकवाकर सीधा हॉस्पिटल जाता है और वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी है और वो यानी कि हमजा उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो रास्ते में उजैर को भी फोन कर देता है और वो सारे साथियों को भी यही कहानी सुनाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मार दी है और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही रहमान डकैत की जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमजा का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहता है, क्योंकि इसके आगे सारे न्यूज चैनल्स पर यही न्यूज चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। और फिर ये चीज दिखाकर हमजा पूरे लियारी सिटी के अंदर हीरो बन जाता है और वो किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं होने देता कि उसने खुद ने रहमान डकैत को मरवाया है। अब दोस्तों ये मूवी एंडिंग में आ जाती है, जहाँ पर हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि आखिरकार हमजा है तो है कौन। और फिर हम ये जानते हैं कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि एक ऐसा आदमी है जो कि अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है एंड उसे खुद को भी फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन फिर उस टाइम पर ही आईबी का डायरेक्टर यानी कि अजय संगाल उससे मिलता है और वो उसे देश के काम आने का मौका देता है, जिसे जसकीरत सिंह अपना लेता है और फिर वो इंडिया का एजेंट बनके पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों अब ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, बट मूवी के खत्म होने के साथ ही हमें बताया जाता है कि अभी ये मूवी तो खत्म है बट इस मूवी की स्टोरी नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगले साल के मार्च महीने के अंदर इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा एंड उसी के अंदर इस धुरंधर की पूरी स्टोरी खत्म होगी। बाकी दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी